गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये बच्चों हमारी ना स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने दी हैं नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। एक बार हम पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है। द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। क्योंकि हमारी ये जो अमेंडमेंट इन्होंने दी है ना, ये दी हैं 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। वो अमेंडमेंट जो पहले फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू हुई, पर प्लस अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर के थ्रू होती है, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इशूड एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट मेड। अब ये अमेंडमेंट जो सीए इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है वो आपके एग्जाम तक के लिए रेलेवेंट है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं पड़ना। अप टू 30 अप्रैल 2022 आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। अभी आपको बता रहे हैं कि जो आपको उस टाइम पे स्टडी मटेरियल मिला था जब आपने सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया था, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अगस्त 2021 एडिशन, वो हमारे पास वही एडिशन है ऑफ द स्टडी मटेरियल ऑफ इंटरमीडिएट पेपर 4B इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एज अमेंडेड अप टू 30 अप्रैल 2021। उसके बाद फिर सी इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट दी थी 31 अक्टूबर तक की, लेकिन ये अब आपको सारी अमेंडमेंट एक तरह से 1 मई 21 से लेकर 30 अप्रैल 22 तक की, मतलब जब का हमारा स्टडी मटेरियल है उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल है वो हमें एक साथ दे रहे हैं। द अमेंडमेंट मेड बाय द नोटिफिकेशन सर्कुलर इशूड बिटवीन 1 May 2021 and 30 October 2021 in GST law, as well as amendment made by the Finance Act 2021, which became effective between 1 May 2021 and 31 October 2021 are given in this statutory update। मतलब यहाँ से लेकर पूरे एक साल की अमेंडमेंट्स दे रखी है। बहुत सारी तो हमने पढ़ रखी है क्योंकि हमने जो अपने नोट्स में से पढ़ा था उसमें 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट तो ऑलरेडी इंक्लूड थी, लेकिन ये फिर दे रहे हैं तो हमें रिवाइज हो जाएंगे। फॉर द इजी ऑफ रेफरेंस द अमेंडमेंट हैव बीन ग्रुप्ड इनटू चैप्टर व्हिच कोरस्पॉन्ड विद द चैप्टर्स ऑफ द स्टडी मटेरियल। मतलब ये जो हमें अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों चैप्टर वाइज दे रहे हैं हमारे लिए इजी करने के लिए। इन्होंने ना बच्चों 8 चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट दी है, मतलब 8 चैप्टरों में अमेंडमेंट है। तो बच्चों सबसे पहली जो है वो सप्लाई अंडर जीएसटी से रिलेटेड है। हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर 1 था, हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी के अकॉर्डिंग है चैप्टर 2। बच्चों इन्होंने क्या चेंज किया है समझाता हूं पहले आपको। कुछ ना अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस होते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जिनका इनकॉर्पोरेशन नहीं माना जाता, जिनको अलग से पर्सन नहीं माना जाता, उनके मेंबर और वो एक ही बात मानी जाती है। जैसे कोई क्लब है, सोसाइटी है। तो हमें यह समझना है कि अभी तक इसके रिगार्डिंग क्या था प्रोविजन कि अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई सर्विसेज दे रहा है तो गवर्नमेंट कहती थी कि उसको हम सर्विस मानेंगे ही नहीं, सप्लाई हुई नहीं है, क्योंकि एक पर्सन अपने आप को सप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसको इन्होंने अब ओवरराइड किया है। द अबव अमेंडमेंट इन इफेक्ट ओवर रूल्स द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो बच्चों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है ना उसको लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है क्या उसमें कभी चेंज किया जा सकता है? गवर्नमेंट अगर लॉ में ही चेंज कर दे तो ऑटोमेटिकली उसमें अमेंडमेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको ओवरराइड किया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट। इन्होंने वैसा ही किया। द अबव अमेंडमेंट इन इफेक्ट ओवर रूल्स द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in state of West Bengal versus Kolkata Club Limited, wherein it was held that the transaction between a club and its members cannot be taxed owing to doctrine of mutuality। doctrine of mutuality का मतलब होता है कोई पर्सन अपने आप को गुड्स या सर्विस नहीं बेच सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैश अगर अपने सेविंग अकाउंट में बैंक में जमा करा देता हूं तो मैंने अपने आप से इनकम थोड़ा कमाई है, वो मेरे लिए खर्चा थोड़ा है। मैंने तो एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसे ट्रांसफर किए हैं जहां रिसीवर भी मैं हूं
और गिवर भी मैं हूं। उसका आपस में ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, अपने आप से वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ये कौन कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। और उन्होंने माना कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती हैं और उनके मेंबर जो होते हैं उनको एक ही पर्सन माना जाएगा, अलग अलग पर्सन नहीं माना जाएगा। तो पहले तक हमारे जीएसटी में इसके लिए प्रोविजन नहीं था, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाता था। दैट इज ए पर्सन कैन नॉट मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ। अब इन्होंने अमेंडमेंट में क्या किया बच्चों? 7(1)(a) ये क्लोज इंसर्ट कर दी, जिसमें ये कहा कि अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अदर देन इंडिविजुअल, बच्चों जो क्लब हैं, जो सोसाइटी हैं, वो इंडिविजुअल कैसे हो सकते हैं? तो लॉ की लैंग्वेज में क्लियर बोला कि कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को कोई भी गुड्स या सर्विसेज देता है तो डेट विल बी कॉल्ड सप्लाई, उसको सप्लाई माना जाएगा। आप जो डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी है उसको ओवरराइड कर रहे हैं। उसमें जो कहा गया था क्लब के रिगार्डिंग कि क्लब और उसके मेंबर अलग अलग पर्सन नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दो अलग अलग पर्सन माना जाएगा। पहले इन्होंने क्या कर रखा था बच्चों? एक ना हमारी शेड्यूल सेकंड है जो हमने पढ़ा है, जिसमें ना हम ये बोलते हैं कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इन्होंने उसके लास्ट पैरा 7 में दे रखा था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई गुड्स बेचती है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन उस पैरा का कोई यूज ही नहीं था। जब उसको सप्लाई नहीं माना जा रहा तो फिर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने अब वो पैरा ओमिटेड कर दिया और 7(1)(a) के नाम से क्लोज इंसर्ट कर दिया। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला है 1 जुलाई 17 से, जब से जीएसटी आया है। मतलब जिन्होंने इन ट्रांजेक्शन से अपना टैक्स बचाया है, अब इसको दोबारा से टैक्सेबल कर दिया जाएगा पास्ट डेट से ही। गवर्नमेंट कह रही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जब से हमारा जीएसटी शुरू हुआ है तब से इसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। देखो मैं पढ़ाता हूं। एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई बिटवीन एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, वो इंडिविजुअल हो भी कैसे सकते हैं, एंड इट्स मेंबर्स, मेंबर का हो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक, जो किसी तरह से वोटर है तो वो मेंबर ही होते हैं। फॉर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, उसको अब इन्होंने स्कोप ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया है। कैसे इंक्लूड किया है वो समझना। तो सेक्शन 7 और शेड्यूल 2 दोनों में अमेंडमेंट की गई है। फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। पहली चीज, earlier supply of goods by any unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration was treated as supply of goods. Para 7 of Schedule 2 of the CGST Act. The said para has been omitted. गवर्नमेंट ने कहा ये पैरा अब इफेक्टिव ही नहीं है। फ्रॉम शेड्यूल सेकंड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मतलब उस पैरा को तो हम जैसे क्रॉस कर दे वो हो गई बात, और एक नया सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया 7(1) के साथ, सप्लाई के मीनिंग में ले लिया इसको। सेकंड, a new clause AA has been inserted in subsection 1 of section 7 to include the following activity transaction within the scope of supply retrospectively with effect from 1 July 2017। अब इसमें क्या कहा गया सुनना। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल to its member or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. The above amendment puts, मतलब पहले ना कंफ्यूजन होती थी कि उसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लाई में ले नहीं रखा था। एक पर्सन अपने आप को सप्लाई कर नहीं सकता, और इधर से पैरा 7 में डाल रखा था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब इस तरह से दे रखा था, तो कंफ्यूजन थी। तो उस कंफ्यूजन को इन्होंने ओवर कर दिया है। वेदर एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सप्लाई और नोट। तो अमेंडमेंट कहती है हाँ है। द अमेंडमेंट ब्रिंग्स द सर्टेनिटी दैट said activity or transaction are covered within the scope of supply under GST and ensure the leviability of GST on such activity or transaction। तो क्वेश्चन आता है फिर इसको शेड्यूल 2 से क्यों हटाया? क्योंकि वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर कर रहा था। अब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को सप्लाई ऑफ सर्विस करेगा
तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। गुड्स सप्लाई करेगा तो उसको सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा? गुड्स। मतलब जैसे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान बेचता है या सर्विस देता है, जैसे उसको ट्रीट किया जाता है वैसे यहाँ ट्रीट किया जाएगा। देखो लिख रहा है, further an explanation is also being inserted to section 7(1)AA to clarify that person, its member, constituent shall be deemed to be two separate person। उसमें इसमें साथ में इंसर्ट कर दिया है कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन माने जाए। एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इंटर से का मतलब होता है बच्चों आपस में, shall be deemed to take place from one person to another। This explanation prevents the use of doctrine of mutuality by such person to avoid GST liability। मतलब इसको एक्सप्लेनेशन को देने का पर्पस है कि कोई पर्सन डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी का फायदा ना लेना चाहे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन और उनके मेंबर दो अलग अलग पर्सन नहीं होते, सेम पर्सन होते हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में कहा कि जीएसटी के लिए उनको दो अलग अलग पर्सन माना जाएगा और उनकी आपस में जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी वो सप्लाई के अंडर आ जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और बच्चों सेकंड हमारा जो चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी, उससे रिलेटेड हमारी अमेंडमेंट है, मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है। कैसे लिखा है समझना। कंपोजिशन स्कीम है ना बच्चों, उससे बाहर कर रखा था पहले कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर ऑफ चार चीजें लिखा करते थे, पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम एंड एरिएटेड वाटर। इन्होंने चार और चीजों को ऐड कर दिया। अब 8 चीजों के मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। 4 तो है ही है पहले, 4 और इंसर्ट कर दिए। हमें याद रखनी है क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेबल है वो। पहले 4 थे, अब 8 हो गए। तो 4 कौन सी इंसर्ट किए हैं अभी बच्चों पढ़ते हैं। देखो ऐसे कहा है इन्होंने यहाँ, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ये ना बच्चों ईंटों की बात कर रहे हैं। फ्लाई ऐश का मतलब होता है जब कोयला जो कोल है उसको जलाते हैं तो जो राख आती है, हालांकि हमें इसको कोई समझना नहीं है, उनसे जो ईंटें बनती है, मतलब उसमें अभी इन्होंने बता रखा है ब्लॉक्स कह लो, ब्रिक्स कह लो, बिल्डिंग ब्रिक्स जो बनती है, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, अर्थरन एंड रूफिंग टाइल्स। तो इन सब के केस में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि इनके मैन्युफैक्चरर इनएलिजिबल हो गए हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए, एटसेट्रा, इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो ये 4 हमें पढ़ने अभी नीचे इन्होंने दे रखा है। देखो कैसे लिखता है बच्चों, एज पर सेक्शन 10(2), हमें पता है उसी में बता रखा है, रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सीटी डेटेड 7 मार्च 2019 ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। पहले ये 4 हैं ऑलरेडी, हमें ये याद रखना है। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, हम इसको आइसक्रीम ही कहते हैं। पान मसाला, all goods tobacco and manufactured tobacco substitute, हम tobacco बोलते हैं। और 4th वन aerated water। तो इन चारों के मैन्युफैक्चरर के लिए तो पहले से ही नहीं थी क्या कंपोजिशन स्कीम, और 4 को इन्होंने और ऐड कर दिया है 1/4/2022 से। तो क्योंकि 30 अप्रैल तक की हमारी अमेंडमेंट है तो हमें ये 4 और याद रखने हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 CT dated 7th March 2019 has been amended to include following item in the above list। तो ये बच्चों आपको 4 और याद रखने। पहली, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। मतलब ये ईंटों की बात कर रहे हैं जो किससे बनती हैं, फ्लाई ऐश से, उसका 90% पोर्शन उसी से बना हुआ है कंटेंट से। इसी तरह से ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, इसी तरह बिल्डिंग ब्रिक्स, और लास्ट वन इज अर्थरन और रूफिंग टाइल्स। तो मतलब आप ये कह सकते हो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये सब के केस में गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम से मना कर दिया। प्लस अर्थरन और रूफिंग टाइल जो जमीन पे लगती है टाइल और जो छत के लिए लगती है टाइल्स, उन सब के मैन्युफैक्चरर को इन्होंने क्या कर दिया, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। उनको अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में ही कराना पड़ेगा जब उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाएगी।
ये अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड। अब ये थर्ड चैप्टर है हमारा एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो ये पहली अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इसमें ना बच्चों माइनर सा गवर्नमेंट ने अलग अलग ढंग से चेंज किया है, तो एक एक को समझेंगे क्या चेंज है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 CTR डेटेड 28 जून 2017 प्रोवाइड्स, गवर्नमेंट ने ना उस टाइम पे नोटिफिकेशन देकर लिस्ट इशू की थी सर्विसेज की जो सीजीएसटी से एग्जेम्प्ट होंगी। कब? जो 1 जुलाई 17 से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। लिख रखा है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 द सेड लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैज बीन अमेंडेड एज फॉलोज। और अब 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है। तो ये बच्चों अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस below mentioned entry of exemption from GST have been amended. Amendment have been highlighted in bold or by strike through here under। मतलब जो एग्जम्पशन पहले थी वो एचडी लिखी है, उसमें जो चेंज है या तो उसको बोल्ड करके दिखा रहे हैं या फिर स्ट्राइक करके दिखा रहे हैं ताकि हमें अमेंडमेंट का पता लग जाए। जैसे देखो बच्चों, हमने ये पहली एग्जम्पशन पढ़ रखी है, प्योर सर्विसेज अगर दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, और पहले इन दोनों के केस में भी था गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी, गवर्नमेंट की कोई बॉडी जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 90% या उससे ज्यादा है, और वो कब एग्जम्पशन मिलती थी? बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपना टू ए पंचायत under Article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution। मतलब पंचायत या म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो काम दिए गए हैं उन काम से रिलेटेड अगर वो कोई सर्विस ले रही है तो उस सर्विस के रिगार्डिंग जो जीएसटी देना पड़ रहा है, उन सर्विस के रिगार्डिंग जो पेमेंट करनी पड़ रही है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन प्योर सर्विसेज में क्लियर लिखा है एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू द। तो इसमें चेंज क्या किया कि जो 6 पर्सन होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, तो इन दोनों को हटा दिया है बच्चों। अब सिर्फ 4 लोगों को कवर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। अगर इनको प्योर सर्विसेज दी जाएंगी तो वो एग्जेम्प्ट होंगी। रिलेटेड टू द फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में बच्चों हमने एग्जम्पशन में पढ़ा था, उसमें भी वही सेम ऐसे ही था, बस उसमें ये कह रखा था कि अगर कंपोजिट सप्लाई होगी गुड्स और सर्विस की तो उसमें गुड्स का जो एलिमेंट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे लिखा है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइडेड टू। 6 थे ये लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। 4 अभी भी है, इन दोनों को हटा दिया है। बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी हमारी सर्विस बच्चों एग्जम्पशन जो है सर्विसेज से रिलेटेड जिसको अमेंड किया है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर with or without accompanying belonging by first one air embarking from or terminating in an airport located in the state of। बच्चों हमने ये पढ़ा था, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट है ये हमारी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। एक इन्होंने बच्चों जगह कवर कर रखी है बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इन जगह पर अगर आप जा रहे हो या यहाँ से बाय एयर आ रहे हो तो जो आपकी एयर टिकट्स है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इस सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा। चाहे आप इन प्लेसेस से आ रहे हैं या इन प्लेसेस पर जा रहे हैं बाय एयर, तो आपकी जो एयर टिकट है उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। दोबारा पढ़ता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर embarking from or terminating in an airport located in state of अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एट बैगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल।
तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें है? ये बी और सी के रिगार्डिंग। सेकेंड है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, हमने पढ़ा था बच्चों, अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टिंग टूर चार्टर और हायर। एज इट इज लाइनें हैं, वो तो चेंज यहाँ लिख रखा है। स्टेज कैरीज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरीज, मतलब नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरीज है तो भी उसको क्या कर रखा था? एग्जाम। अब अमेंडमेंट क्या की है? However, nothing contained in item B and C above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator। मान लो इको के थ्रू आपको ये सर्विस मिल रही है, इसमें ना गवर्नमेंट ने इको को लाइबल कर रखा है। मतलब मैं एक टैक्सी बुक कर रहा हूं, आप उसको कह सकते हो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, और वो ओला के थ्रू बुक कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहती है ओला लाइबल है वहां कस्टमर से जीएसटी चार्ज करने के लिए, और उस केस में ये एग्जाम्प्ट भी नहीं है। मतलब अगर इको के थ्रू हो रही है उसका, तो वो क्या नहीं होगी? एग्जाम्प्ट नहीं होगी। लिख रखा है नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 सर्विसेज रेफर्ड हियर इन आर द सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी मोटर कैब, इसको किसी भी नाम से बोलो, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल, the tax on supply of which shall be paid by the ICO if such services are supplied through ICO। तो इसमें एग्जम्पशन को ओवर कर दिया, चाहे वो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो या नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरीज हो। अगर आप किसके थ्रू बुक कर रहे हो? इको के थ्रू, इको 95 के अंडर आता है, तो उस केस में इको को उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और इसी में बच्चों हमने ना एक ये लिस्ट पढ़ी थी, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग बाय फर्स्ट रेलवे इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी कोच। मतलब रेलवे में आप एसी कोच या फर्स्ट क्लास से जा रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन उसके अलावा जनरल क्लास या स्लीपर क्लास के थ्रू जा रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेमवे, इनलैंड वाटरवे समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने ये एज इट इज पढ़ रखे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन ए वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। और ये बच्चों यहाँ चेंज किया है, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा। अब इसकी सर्विस एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर यही मीटर्ड कैब हमें इको के थ्रू मिली है, इको ने हमसे रेंट चार्ज किया है, इको ने फेयर चार्ज किया और गवर्नमेंट ने इको को लाइबल कर रखा है 95 में, तो उस केस में इको के केस में ये एग्जाम्प्ट नहीं है। However, nothing contained in item E above, यानी कि ये वाली चीज shall apply to services supplied through an electronic commerce operator ICO and notified under section 95। 95 का मतलब है उसके ऊपर ICO को गवर्नमेंट ने लाइबल कर रखा है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। तो भले ही वो मीटर कैब हो, मैंने ICO के थ्रू बुक की, मेरे पास आई वो, मेरे को पेमेंट इको को करनी है, इको को गवर्नमेंट ने लाइबल कर रखा है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए, तो वो इको कह सकता है कि मीटर कैब को तो आपने एग्जाम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट कहती है अगर 95 के अंडर आ गया तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं है। यही लिख रखा है सर्विसेज रेफर्ड हियर इन आर द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ व्हिच शैल बी पेड बाय द इको इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इको। तो उसको उन्होंने कहा तब भी टैक्सेबल रहेगा, उस केस में इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है बच्चों जो अमेंडमेंट है, उसके बाद तो नई एग्जम्पशन एक इंट्रोड्यूस हुई है और एक हटी है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले ना बच्चों यहाँ 100% था, अब उसको घटाकर इन्होंने 75% कर दिया कि जहां पेमेंट 75% या उससे ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर की उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। बस इतना सा चेंज है, जहां 100% था उसकी जगह कितना कर दिया 75% और मोर अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस केस में उसको एग्जाम्प्ट कर दिया है। और इससे आगे बढ़े बच्चों, न्यू एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस, एक नई एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस की है। फॉलोइंग न्यू सर्विसेज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीजीएसटी। 61A सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरिज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिजियस स्टेट। मतलब हम लोग ये देखते हैं बच्चों, जो जीटीए है, जो गुड्स कैरिजेस है, वो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट सामान के साथ ले जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब उसके लिए उनको क्या मिला हुआ है? नेशनल परमिट। तो फ्री में थोड़ा मिलता है, उसके लिए फीस लगती है।
उस फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगी। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ, एक तरह की गवर्नमेंट की सर्विसेज है, ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरिज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कॉन्टिन्यूअस स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट वो जा पाते हैं, उनके पास नेशनल परमिट होता है, वो नेशनल परमिट के लिए उन्होंने क्या पे कर रखे, फीस। उस फीस के ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और एक एग्जामिशन को बच्चों इन्होंने विड्रॉ किया है। लास्ट, विड्रॉवल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन फ्रॉम सीजीएसटी अवेलेबल टू फॉलोइंग सर्विसेज हैज बीन विड्रॉन। तो ये बच्चों 43 वाली है, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट, रोलिंग स्टॉक एसेट इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोस बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब ये लीज पर दे रही है एसेट, किसको, इंडियन रेलवे को। तो पहले इसको एग्जेम्प्ट कर रखा था, अब क्या कर दिया है, टैक्सेबल, कि उस केस में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर इंडियन रेलवे से लीजिंग ऑफ एसेट्स के लिए कुछ भी अमाउंट चार्ज करेगी तो उस अमाउंट के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। पहले इसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, एग्जेम्प्ट। बस बच्चों ये अब लिख रहा है पैरेलल एग्जम्पशन, जैसे अभी ये सीजीएसटी की बात हुई है, सेम आईजीएसटी में भी चेंज है। पैरेलल एग्जम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी हैव बीन एक्सटेंडेड टू सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट सर्विसेज बाय अमेंडिंग notification number 9 2017 dated 28 June 2017 which grant exemption to supply of इंटरस्टेट सर्विसेज फ्रॉम आईजीएसटी। मतलब जो पहले का नोटिफिकेशन है 28 जून 2017 को, क्योंकि हमारा जो जीएसटी आया था वो 1 जुलाई 2017 को आया था, तो उसके साथ बड़ी सारी गुड सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर रखा था नोटिफिकेशन के थ्रू, तो उसी को ही इन्होंने अमेंड किया है। किसके थ्रू, नोटिफिकेशन नंबर 7 2021 डेटेड 30 सितंबर 2021, नोटिफिकेशन नंबर 16 2021 डेटेड 18 नवंबर 2021, notification number 16 2021 dated 18 November 2021 and notification number 7 2021। हमें ये याद थोड़ा रखने हैं, मैं तो वैसे ही पढ़ रहा हूँ। 30 सितंबर 2021 कुल मिलाकर चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस जो सीजीएसटी में है वो सेम के सेम हमारे आईजीएसटी एक्ट में भी है, एसजीएसटी में भी होते हैं सेम। वो एसजीएसटी एक्ट हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसलिए वो उसकी बात नहीं करता। तो ये बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर इनके अकॉर्डिंग, जो जिसमें अमेंडमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों इसमें क्या चेंज किया है, हमें ना प्रोविजनल बेसिस पर एलिजिबल क्रेडिट के 5% के बराबर क्रेडिट और मिल जाता था, अब इन्होंने उसको ओवर कर दिया है। कैसे लिखा है समझते हैं। एक ही चीज है बस, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली बाय रिसिपिएंट ओनली इफ सप्लायर have uploaded the relevant invoices debit note in their GSTR1 IFF। मतलब उसी को तो एलिजिबल क्रेडिट बोलते थे कि सप्लायर ने अपने किस में शो कर दिया, GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, एंड कम्युनिकेटेड टू द सेम टू रिसिपिएंट इन GSTR2B। और रिसिपिएंट को कहां कम्युनिकेट हो गया, GSTR2B में। जो नहीं उसमें दिखाते थे पहले 5% मिलता था, उसको ओवर किया। ऐसे लिखता है बच्चों, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2022 a new clause AA has been added to section 16(2)। जो 16(2) है ना वो कंडीशन बताता है। 16(1) में बता रखा है एलिजिबिलिटी कि आप क्रेडिट के लिए कब एलिजिबल है, और 16(2) में दे रखी है कंडीशंस। तो उस कंडीशन में उन्होंने एक और इंसर्ट कर दी, बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 to stipulate following new condition for availment of ITC that input tax credit in respect of any supply of goods or services or both is available to a registered person only if the detail of the invoice debit note in respect of said supply has been furnished by supplier in the statement of outward supply GSTR1 and such detail have been communicated to the recipient of such invoice debit note in the manner specified under section 37। और वहां बता रखा है कि वो ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR2A और GSTR2B। दोनों में फर्क ये है, 2A में कहां पॉपुलेट होगा, जिस पीरियड से रिलेटेड की इनवॉइस है, और 2B में कब होगा, जिस पीरियड में उसको उन्होंने GSTR1 में शो किया है। कि मान लो अप्रैल मंथ का GSTR1 में दिखाना चाहिए तो उसने नहीं दिखाया, वो दिखा रहा है जून मंथ में, तो GSTR2A में तो अप्रैल मंथ वाले में ही शो करेगा, और GSTR2B में कहाँ दिखाएगा, जून मंथ में। तो क्रेडिट तो जून मंथ में मिलेगा, अप्रैल में थोड़ा मिल जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। कॉन्सिक्वेंटली रूल 36(4) ही तो बच्चों को फायदा देता था ना कि 5% प्रोविजनल बेसिस पर ले सकते हो। रूल 36(4) हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड टू गिव इफेक्ट टू अफोरसाइड अमेंडमेंट। सब्स्टिट्यूटेड रूल 36(4) रीड्स एज फॉलोज।
no ITC shall be availed by a registered person in respect of invoices, debit note, the detail of which are required to be furnished under section 37(1) unless the detail of such invoices, debit note have been furnished by supplier in statement of outward supply in GSTR1 or using IFF, and the detail of such invoices or debit note have been communicated to the registered person in form GSTR 2B under Rule 60 sub Rule 7. Thus, ITC can now be taken only for those invoices whose detail are reflected in GSTR 2B. That is, the respective supplier have filed the detail of such invoices their GSTR 1. Earlier, ITC in respect of invoices, debit note not uploaded by supplier in their GSTR 1 IFF could be availed up to 5% of the eligible credit available in respect of invoices, debit note, the detail of which had not been furnished by supplier in their GSTR1 using IFF, तो वो 5% वाले प्रोविजनल क्रेडिट को भी खत्म कर दिया है। तो ये बच्चों हमारे 4 चैप्टर हो गए। 5th चैप्टर है बच्चों हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन। पहली अमेंडमेंट है बच्चों रजिस्ट्रेशन में, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। इन्होंने क्या किया है कि आधार ऑथेंटिकेशन नए वाले पर्सन को तो कराना ही पड़ता है। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपके जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेट हो गया आधार। लेकिन अगर कोई पर्सन पहले से रजिस्टर्ड है और उसने अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया। ऐसे कोई डेडलाइन नहीं दी कि इस डेट तक कराना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, 3 चीजों का बेनिफिट उस पर्सन को नहीं जाएगा। पहले, अगर डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो वो पर्सन कैंसिल के रिवोकेशन के लिए, कि मेरा जो कैंसिलेशन हुआ है उसको ओवर कर दिया जाए, उसका रिवोकेशन करा ही नहीं सकता जब तक आधार क्या नहीं होता, ऑथेंटिकेट नहीं होता। सेकंड वन, मान लो उसकी कैश लेजर में पैसा पड़ा है जो उसने आप डिपॉजिट करा रखा है और उसको वो रिफंड लेना है, तो वो रिफंड ले ही नहीं सकता जब तक उसका आधार ऑथेंटिकेट नहीं है। थर्ड वन, मान लो वो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट के केस में ना 0 रेटेड सप्लाई होती है, तो आप आगे तो टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं रहे, लेकिन आपने जो इनपुट टैक्स पे कर रखा है, गवर्नमेंट कहती है हम आपको क्रेडिट देंगे। तो क्रेडिट लेंगे कैसे जब आउटपुट टैक्स ही नहीं है? तो गवर्नमेंट कहती है आपका इनपुट टैक्स आपको रिफंड कर देंगे ना, तो उस रिफंड के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। तो देखो कैसे लिखा इन्होंने अमेंडमेंट में, न्यू रूल 10B, lately Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registrants as well as for the existing registrants. Section 25(6) stipulates that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in the prescribed manner, form and time. Rule 10A prescribe the manner in which Aadhaar authentication need to be done. रूल 10 हमने पढ़ रखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। अब यहाँ बात कर रहा है न्यू रूल 10B की, जो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको भी आधार का क्या कराना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन। द रजिस्टर्ड पर्सन who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication of आधार नंबर ऑफ। अब किसके केस में किसका आधार नंबर चाहिए? फर्स्ट वन, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का, ओनर का। सेकेंड वन, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो किसी भी पार्टनर का। अगर वो एचयूएफ है तो कर्ता का। अगर कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर का। इसके अलावा बच्चों, एनी ऑफ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और ए सोसाइटी और ऑफ द ट्रस्टी इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट। इसके अलावा इनके जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे उनका भी, एंड ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर। अब मैं कहता हूं कि मैंने नहीं कराया ऑथेंटिकेट, फिर क्या होगा? तो ये 3 चीजें किनके लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत है? फर्स्ट, फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया किसी भी ग्राउंड पे, मान लो मैंने रिटर्न नहीं भरी थी, उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल, तो मैं उसके रिवोकेशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरा आधार क्या नहीं होगा, ऑथेंटिकेट नहीं होगा। सेकेंड वन, फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD 01। जब बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा होता है ना, क्रेडिट बैलेंस, तो आप उसका रिफंड ले सकते हो RFD 01 फाइल करके, लेकिन वो रिफंड आप तभी ले पाएंगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा।
और तीसरा फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आपने इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रखी है और उस केस में आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया तो टैक्स कलेक्ट तो किया नहीं है, लेकिन आपने टैक्स पे कर रखा है, तो उसका रिफंड लेना है, तो उसके लिए भी क्या होना जरूरी है, आधार ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। और अब आगे क्या कह रहा है सुनना बच्चों, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इंसर्ट किया है जो रूल 10B हैव बीन मेड इन रूल 23(1). ये तीन चीजें इन्होंने कर दी। एक तो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा रूल 89(1) एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट। और तीसरा एंड रूल 96(1) रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड। अभी IGST को मना किया है कि वो आप रिफंड नहीं ले पाएंगे, CGST SGST लगा होगा तो मिल जाएगा उन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग अपने आधार को क्या कराएं, ऑथेंटिकेट कराएं। और कोई बड़ी चीज थोड़ा है, आपका आधार है, उसको आप वहां नंबर डालो, आपके पास OTP आया उस मोबाइल पे, आधार ऑथेंटिकेट हो गया। आगे कह रहा है बच्चों, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 25(6) से प्रोवाइड दैट इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। मान लो एक पर्सन ने आधार के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी उसका आधार नंबर आया ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में वो पर्सन के पास अल्टरनेट है। जैसे मान लो यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मुझे रिवोकेशन कराना है, तो मैंने आधार के लिए उधर अप्लाई कर रखा है, लेकिन आधार नंबर अभी आया तो नहीं है, ऑथेंटिकेट कैसे कराऊं? तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, उस केस में आपने जब वहां अप्लाई किया तो आधार इनरोलमेंट ID तो मिली होगी ना आपको, वो लिख दो आप, प्लस में इन चारों में से कोई एक चीज। तो एक बार मैं पढ़ रहा हूं, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 25(6) से प्रोवाइड दैट इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, such person shall be offered alternate and viable means of identification in the prescribed manner. Such manner has been prescribed by Rule 10A as follows. If Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo Aadhaar authentication of Aadhaar number, such person shall furnish the following identification document, namely, first, his Aadhaar enrollment ID slip, and इन चारों में से कोई एक चीज, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर ID कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इन चारों में से एक चीज और आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, ये दो चीजें आपको लगानी है, तो भी आपका काम चल जाएगा। और जब आपको आधार नंबर अलॉट हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आधार को ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। देखो क्या कहता है, such person shall undergo authentication of Aadhaar number within a period of 30 days of the allotment of Aadhaar number. The aforesaid Rule 10B shall not be applicable to person notified under sections 25(6)D। बच्चों हमने ना वहाँ 6% पढ़े थे जिनके केस में उनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। एक पर्सन मान लो इंडिया का सिटीजन ही नहीं, तो उसके पास आधार है ही नहीं, तो उसका ऑथेंटिकेट किस लिए कराना? हमने वहां पढ़े थे ऑफ द CGST एक्ट टू पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब हम बच्चों ऐसे सीख रहे हैं कि रूल 10B के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया उन तीन चीजों के लिए, तो जो 6% हमने पढ़े हैं 6D के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन में आते हैं, जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना पड़ता उनको अभी भी नहीं कराना। इस नए रूल से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लिख रहा है, द अफोरसेड रूल 10B शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)D ऑफ द CGST एक्ट, दैट इज टू पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। और इससे आगे, द कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन द अबव मेंशन रूल्स would mean that in order prior to filing an application for, मतलब आपको ये तीन कामों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। फर्स्ट, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकंड, रिफंड एप्लीकेशन अंडर रूल 89 और रिफंड एप्लीकेशन अंडर रूल 96। और ये बच्चों इन्होंने इफेक्टिव किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2022। नोटिफिकेशन है नंबर 35/2021 डेटेड 24 सितंबर 2021 और नोटिफिकेशन नंबर 38/2021 CT डेटेड 21 दिसंबर 2021। सेकेंड अमेंडमेंट है बच्चों, इनहेंस्ड threshold limit of 40 lakh for registration available to person exclusively engaged in making supply of goods will not be available to supplier of। बच्चों यहाँ मैन्युफैक्चरर नहीं है, सप्लायर में मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते हैं। ईच मैन्युफैक्चरर इज आल्सो सप्लायर। तो यहाँ सप्लायर वर्ड लिखा है किसका? ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स,
आप कहोगे सर ये तो कंपोजिशन स्कीम में अभी आपने पढ़ाया था, वही उसी की बात कर रहे हैं। ये सारे केसेस, इनके सप्लायर को भी 40 लाख की लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट और फ्लाई एश ब्लॉक्स। सेकेंड वन, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थ। थर्ड वन, बिल्डिंग ब्रिक्स। और फोर्थ वन, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। इनके केस में हमने पढ़ा है इनके मैन्युफैक्चरर के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है, और इनके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं कि इनके केस में रजिस्ट्रेशन की लिमिट वही होगी जो 10 और 20 लाख है। 40 लाख की लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, इसकी टर्नओवर 22 लाख रुपए है, तो 40 लाख से तो कम है, तो वो चाहता है कि अभी मैं क्यों रजिस्ट्रेशन करवाऊं। उस केस में गवर्नमेंट ने कर दिया कि इनके लिए रजिस्ट्रेशन 20 लाख से ऊपर ही कंपल्सरी है, भले ही इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ सप्लाई गुड्स की हो रही है। देखो बच्चों, ऐसे देता है नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सीटी डेटेड 7 मार्च 2019 exempt any person who is engaged exclusively in supply of goods and whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 40 lakh for obtaining the registration. One of the exception to this exemption is that the person engaged in making supply of, ये लोग तो पहले से ही एक्सेप्शन में आते हैं, सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग ककोआ, इसके अलावा पान मसाला और ऑल गुड्स ऑफ चैप्टर 24 दैट इज टबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्स्टिट्यूट्स। तो मतलब इन 3 के सप्लायर को तो पहले से ही मना कर रखा है, और इसके अलावा 4 और जोड़ दिए। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स विल आल्सो नॉट बी एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ सेड एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। यही 4 बच्चों, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स कह दो, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। और थर्ड अमेंडमेंट है बच्चों रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से, और ये लास्ट है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। बच्चों, जब हमारा ऑर्डर आ जाता है ना कैंसलेशन का, उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट फर्दर 30 डे और अलो कर देती है अगर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर चाहे, मतलब उनके पास पावर है, और फिर कमिश्नर 30 दिन और दे सकता है। मतलब कुल मिलाकर 90 डेज का टाइम मिल जाता है, जो इनिशियल में कितना होता है 30 डेज। ऐसे लिखा है, पहले से था, अब तो प्रोविजो डालकर पूरा प्रॉपर कर दिया है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 proviso to section 31 was substituted to permit the extension of time limit for filing application for revocation of cancellation of registration by a registered person. Accordingly, the time period of filing of application for revocation of 30 days from the date of service of order of cancellation of registration may, on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing, be extended by additional commissioner or joint commissioner as the case may be for a period not exceeding 30 days. आपके पास सफिशिएंट रीजन है तो वो 30 दिन का टाइम और मिल जाएगा, और 30 का और मिल जाएगा बाय द कमिश्नर फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लोज ए। मतलब एक तरह से 30 नॉर्मल है, 31 से 60 यहाँ मिल जाएंगे, 30 और 61 से 90 यहाँ आपका कमिश्नर बढ़ा सकता है। Consequently, Rule 23(1) has been suitably amended to give effect to aforesaid amendment. Amended Rule 23(1) read as follows. इन्होंने सीधा उस रूल को अमेंड करके नए तरीके से ऐसे बना दिया, मतलब परमानेंटली लॉ के अंदर हो गया। A registered person whose registration is cancelled by a proper officer on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in prescribed form to such proper officer within a period of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration, or within such time period as extended by additional commissioner or joint commissioner or the commissioner as the case may be in exercise of power provided under the proviso to section 31, और उनको 30 दिन की एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है एट द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। इसके साथ बच्चों ये अमेंडमेंट, ये आप देखो ना, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सीटी डेटेड 18 मई 2021, मतलब मे अटेम्प्ट वालों को हमने पढ़ा रखी है, और नवंबर में इन्होंने सीधा अमेंडमेंट आपको दी है 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 की।
तो ये बच्चों हो गई हमारी थर्ड अमेंडमेंट इससे रिलेटेड, और इसके साथ ही हमारा फिफ्थ चैप्टर ओवर। अब बच्चों ये हमारा सिक्स चैप्टर है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड ई वे बिल। तो क्या अमेंडमेंट है? फर्स्ट वन, ई इनवॉइसिंग जो गवर्नमेंट ने बच्चों स्टार्ट की थी 500 करोड़ से, उसको फिर 50 करोड़ पे लाए, अब ये इसको 20 करोड़ पे लाया है। मतलब ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स ग्रेटर देन ₹20 करोड़। पहले ये लिमिट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की तो 500 करोड़ रखी, फिर किस पे ले आए? 50 करोड़ पे, और अब किस पे ले आए? 20 करोड़ पे। धीरे धीरे ये सब तक ले आएंगे। हमने पढ़ लिया था इसको सारा, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 500 crore were required to mandatorily issue e-invoice for B2B invoices with effect from 1st October 2020. Since then, the threshold limit for issuing the e-invoices has been progressively reduced. तो एट प्रेजेंट आपको याद क्या रखनी है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st4/2022 सच लिमिट हैज बीन फर्दर reduced to 20 crore. Thus, e-invoicing has been made mandatory for all registered businesses with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 20 करोड़। बस इतना सा है कि जो लिमिट हमने वहां 50 करोड़ की पड़ी है उसको घटाकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? 20 करोड़। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो B2B सप्लाई के केस में आपको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन नंबर 1 2022 CT डेटेड 24 फरवरी 2022। अब देखो सेकेंड अमेंडमेंट है बच्चों, ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ए लोकल अथॉरिटी। ये बच्चों पहले एक्सेप्शन दे रखे थे, इसके साथ इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को जोड़ दिया जिनको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। कहता है ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर पर्सन notified via notification number 13 2020 CT dated 21 March 2020 as amended. As per said notification, all registered businesses with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 greater than 50 crore, तो ये 50 था ना, इसको अब घटाकर कितना कर दिया है? 20 करोड़। आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस एक्सेप्ट, तो ये पहले से छोड़ रखे SEZ, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, supplier of passenger transport service, or person supplying service by way of admission to or exhibition of cinematograph film in multiplex screen। ये तो पहले से है। Said notification has been amended to exempt a government department and a local authority also from the mandatory requirement of e-invoicing, क्योंकि उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि जो अमेंडमेंट है वो या तो बोल्ड करके है या स्ट्राइक करके है, पता लग जाएगा कि अमेंडेड पार्ट है, बाकी तो नॉर्मल जो पढ़ा है वही का वही है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारी क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक QR कोड। डायनामिक QR कोड बच्चों इन्होंने कंपल्सरी कर रखा है, अगर किसी की टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 17-18 ऑनवर्ड, तो उसको डायनामिक QR कोड जरूरी है जब वो B2C सप्लाई करेगा। मतलब इनवॉइसेस जब इशू करेगा तो उस केस में क्या जरूरी है? डायनामिक QR कोड। ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कि ऑनलाइन पेमेंट जितनी ज्यादा हो सके प्रमोट। ऑल B2C इनवॉइसेस issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onward exceed 500 crore are mandatorily required to have a dynamic QR code from December 1 2020 notification number 14 2020 CT dated 21st March 2020। ये तो हमने पढ़ रखा है। अमेंडमेंट क्या है? दो। In this regard, circular number 156/12/2021 GST dated 21 June 2021 and circular number 165/21/2021 ये याद नहीं रख रहे। GST dated 17 November 2021 have clarified that dynamic QR code is required to be provided on an invoice issued to a person who has obtained a UIN। मतलब डायनामिक QR कोड जरूरी है जब B2C सप्लाई करते हैं। तो जो UIN वो होल्डर है, क्या वो सप्लायर है? मैं कहूंगा नहीं, उसका तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किस लिए हुआ है?
कि उसको अपना जो टैक्स पे किया हुआ है गवर्नमेंट कहती है रिफंड हो जाए, मतलब उसके आईटीसी का उसको क्या मिलेगा, क्रेडिट। वो कोई सप्लायर रही है तो उसको तो रजिस्टर्ड ही नहीं माना जाता। तो उसके केस में क्या डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत है? वो कहते हैं हाँ चाहिए, वो रजिस्टर्ड थोड़ा है, वहां B2B सप्लाई थोड़ा हो रही है, वो तो B2C ही सप्लाई है। देखो ऐसे लिखता है, डायनामिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इशू टू ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन ए UIN. Any person who has obtained a unique identity number is not a registered person as per the definition of registered person provided in section 294. Therefore, any invoice issued to such person having a UIN shall be considered as invoice issued to a B2C supply and shall be required to comply with the requirement of dynamic QR code. मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन गया 2 मार्क्स का। आपका MCQ आ सकता है कि अगर एक सप्लायर ने जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से स्टार्ट कर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा थी, वो एक UIN होल्डर को सप्लाई कर रहा है, तो क्या वो सप्लाई B2B है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन के अंडर आता ही नहीं है। सेकेंड वन, अगर वो हमसे कहता है कि क्या उस केस में डायनामिक क्यूआर कोड इशू करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन सी सप्लाई है? B2C सप्लाई है। सेकेंड, इन केसेस वेयर एन इनवॉइस इज इशूड टू ए रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर विच प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। बच्चों प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा सिलेबस में था ही नहीं, वो सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे। हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा है। तो एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि एक इनवॉइस जो इशू की गई किसी रिसिपिएंट को जो इंडिया के बाहर है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में माना गया। एज पर प्रोविजन ऑफ IGST एक्ट फॉर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और एन इंडियन रुपी वेयर एवर परमिटेड। उसको पैसे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपी में मिल रहे हैं by the RBI, such supply of service is not considered as export of services as per IGST Act. तो उसको एक्सपोर्ट इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? इंडिया में। आगे कहता है सच इनवॉइस में बी इशूड विदाउट हैविंग ए डायनामिक क्यूआर कोड। अब आप कहेंगे कि अगर वो पर्सन फॉरनर है, कंज्यूमर है, आप उसको सप्लाई कर रहे हैं बाहर, तो वो B2C सप्लाई तो है, इंडिया में मानी गई, लेकिन गवर्नमेंट कहती है उस केस में आपको डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है क्यों? डायनामिक क्यूआर कोड का मतलब है कि अगर उसको स्कैन किया जाए तो हमारे यहाँ जो पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन है उसके थ्रू उसका अमाउंट आ जाएगा। आपका जो UPI सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया में चलता है, वो US UK वहां थोड़ा चलता है। उसके मोबाइल से स्कैन करने से होगा क्या? वहां की मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ से अलग है। तो गवर्नमेंट कहती है वहां के लिए आपको डायनामिक क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत नहीं है। यही कह रहा है एज सच डायनामिक क्यूआर कोड कैन नॉट बी यूज्ड बाय रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए उन्होंने सर्कुलर के थ्रू दे दिया। और लास्ट अमेंडमेंट है बच्चों इससे रिलेटेड, ये एक्चुअल में माई अटेम्प्ट वालों के लिए आ गई थी। E-way bill generation facility to be blocked only in respect of outward movement of goods by the defaulting registered person। मान लो बच्चों कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है, जैसे उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना E-way बिल जनरेट ही नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर कोई पर्सन इसको सेल कर रहा है, ये तो वहां रिसिपिएंट है, ये वहां क्या है? ये तो खरीद रहा है, तो खरीदने पे रोक क्यों लगाएं? किसी दूसरे पर्सन की सेल पे फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो आपकी मूवमेंट है उसी का E-way बिल आप जनरेट नहीं कर पाओगे। रूल 138E contains provision pertaining to blocking of E-way bill generation facility, disabling the generation of E-way bill. Earlier a user was not able to generate E-way bill for a GST। मतलब अगर आप चाहे रिसिपिएंट भी हो ना, आपने अगर वो मिस्टेक कर दी जिसके कारण गवर्नमेंट ने मना किया कि आप क्या नहीं कर सकते, E-way बिल जनरेट नहीं कर सकते, तो भले ही आप रिसिपिएंट हो तो भी आपके रिगार्डिंग क्या नहीं जनरेट हो पाएगा? E-way बिल। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया। इफ द सेड GST वाज नॉट एलिजिबल फॉर E-way बिल जनरेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 138E, इट implied that the GST of such block taxpayer could not be used to generate the E-way bill neither as supplier nor as recipient। तो रिसिपिएंट के तौर पर क्यों मना कर रहे हो?
तो इसके बाद इन्होंने इसको सही किया। Said rule has been amended to relax such restriction. Blocking of GST for e-way bill generation would only be for defaulting supplier GST, not for defaulting recipient or transporter GST. Suspended GST cannot generate e-way bill as supplier. However, the suspended GST can get the e-way bill generated as recipient or as transporter. तो सिर्फ इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई के लिए मना कर दिया। In other words, e-way bill generation facility is blocked only in respect of any outward movement of goods of the registered person who is not eligible for e-way bill generation as per Rule 138E. E-way bills can be generated in respect of inward supply of said registered person. अब एक बार आप देखो, Mr. A registered person paying the tax under regular scheme in Delhi has not filed, इसने ना GSTR1 पिछले 2 महीनों का नहीं भरा, तो उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। मिस्टर बी हरियाणा ए रेगुलर रिटर्न फाइलर वांट टू जनरेट एन ई-वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। अब यहाँ ए रिसिपिएंट है। एज पर अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई-वे बिल विद मिस्टर ए जीएसटी। पहले कर ही नहीं सकते थे। अब अमेंडमेंट के बाद इन टर्म्स ऑफ अमेंडेड पोजीशन ऑफ लॉ there will be no more restriction in generating e-way bill as Mr. B who is making outward movement of goods is a regular return filer। और ये कहता है मिस्टर ए wants to generate an e-way bill in respect of outward supply। अगर वही पर्सन जो डिफॉल्टर है वो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है तो वो नहीं हो पाएगा। Of goods to Mr. H, e-way bill generation is blocked in this case as it's an outward movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR1 for past 2 months। तो इसके साथ बच्चों हमारे 6 चैप्टरों की अमेंडमेंट हो गए। अब बाकी 2 चैप्टर रहते हैं, तो एक बार हम 7 चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स सिंगल एक ही अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड। गाइडलाइंस फॉर डिसअलोइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 है। 86 ए रूल बच्चों गवर्नमेंट लेकर आई है किस चीज के रिगार्डिंग? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल पड़ा है आपका इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। किन केसेस में आपको यूज करने से रोका जा सकता है वो बताता है रूल 86 से। वो मतलब हम केसेस पढ़ेंगे जिसमें कमिश्नर या ऑथोराइज पर्सन चाहे जो भी ऑफिसर उन्होंने इसके लिए अप्रूव कर रखा है वो डिसअलो कर सकता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए क्रेडिट को आपको यूज करने से, डेबिट करने से। तो वो कौन कौन से केसेस है डिस्कस करते हैं। CBIC वाइड हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर डिसअलोइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 है। वो सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब उनको पता लगता है कि आपने फ्रॉड कर रखा है ट्रांजेक्शन में, किसी ऐसे पर्सन से परचेज कर रखे है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सप्लायर है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, या भी आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ही नहीं की। मतलब वो कई सारे केसेस हैं जिसके कारण कमिश्नर या जो ऑफिसर उन्होंने ऑथोराइज कर रखा है वो आपको क्रेडिट लेने से क्या कर देगा, मना, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहा है। तो ये कहता है रूल 86 से प्रोवाइड दैट इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस कमिश्नर or an officer authorized by him on the basis of reasonable belief that ITC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible may not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger। जो अमाउंट भी उसको लगेगा कि ये फ्रॉड से है, बिना वजह उसका आया हुआ है, तो वो उसके लिए आपको क्या कर देगा, इनएलिजिबल कर देगा। आप उस अमाउंट को क्या नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो उसका नुकसान क्या है, आपको कैश लेजर से ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बच्चों इसका मतलब होता है रीडिंग ऑफ रूल 86 से इट इज एविडेंट दैट कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर must have reason to believe that ITC available in the electronic credit ledger is either ineligible or has been fraudulently availed by a registered person before disallowing the debit of amount from electronic credit ledger of said registered person under rule 86 से। तो वो आपको ineligible कर देगा
उसको ये प्रूव करेगा कि ये एलिजिबल नहीं थे। जैसे मान लो अभी गुड्स और सर्विस रिसीव्ड ही नहीं हुई तो आप क्रेडिट पहले ले ही नहीं सकते, या फिर आपने फ्रॉड से कर रखा है, वो जो आपके पास इनवॉइस है जिस पर्सन के नाम से है वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बता रहा है वो केसेस जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए बैलेंस को यूज करने से रोका जा सकता है। ग्राउंड्स फॉर डिसअलोइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, द रीजन फॉर सच बिलीफ must be based on one or more following grounds. First, the credit is availed by the registered person on the invoices or debit note issued by a supplier who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in registration. कहने का मतलब क्रेडिट जो आप अवेल कर रहे हो, जिस रजिस्टर्ड पर्सन की इनवॉइस डेबिट नोट के बेसिस पर कर रहे हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है। या फिर इज फाउंड नॉट टू कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन द रजिस्ट्रेशन, उन्होंने जो अपना प्लेस दिखा रखा है सप्लायर ने वहां ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं, तो उस केस में वो तो फ्रॉड हुआ है। तो आपका क्रेडिट जो उस इनवॉइस के बेसिस पर है उसको यूज करने से रोका जा सकता है रूल 86A के अकॉर्डिंग। सेकेंड वन, the credit is availed by the registered person on invoices, debit note without actually receiving any goods or services or both। आपने गुड्स और सर्विस तो अभी रिसीव नहीं की। जैसे हमने पढ़ रखा है कि जब लोट में आता है ना सामान, तो लास्ट लोट जब तक रिसीव नहीं हो जाता तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर रखी है और आप सोचेंगे क्रेडिट ले लेंगे, नहीं ले सकते जब तक वो गुड्स और सर्विस जिसके रिगार्डिंग आपने पेमेंट कर रखी है आपको रिसीव नहीं हो जाती। थर्ड वन, the credit is availed by the registered person on invoices, debit note, the tax in respect of which has not been paid to the government। आपको पता है बच्चों कि जब तक सप्लायर अपना वो टैक्स पे नहीं कर देता जो उसने आपसे कलेक्ट कर रखा है, तब तक आपको क्या नहीं मिल सकता, क्रेडिट। लेकिन आपने उसको अपना दिखा रखा है, उसने GSTR 1 में दिखाया था, आपके 2B में आ गया और वो हो गया, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने उस टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया। तो कमिश्नर या जो ऑथोराइज ऑफिसर है वो चाहे तो आपके उस क्रेडिट के यूज पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है 86A के अकॉर्डिंग। फोर्थ वन, द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन द रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट वन, द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर इट। अगर इनवॉइस ही नहीं है उसके बावजूद आप क्या क्लेम कर रहे हो, क्रेडिट। तो आपको याद हो तो पढ़ा था हमने, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आपके पास टैक्स पेइंग क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट। प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर चाहे तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये है बच्चों अमेंडमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड। और लास्ट बच्चों चैप्टर रिटर्न, इससे रिलेटेड 2 अमेंडमेंट दे रखी है, बड़ी सिंपल सी है बच्चों, 1 by 1। फर्स्ट, maximum late fee payable under section 47 for delayed filing of form GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 rest lies। पहले बच्चों ये लिमिट क्या है समझना ध्यान से। गवर्नमेंट ने ना ऐसे कर रखा है ₹100 पर डे, जितने दिन आप लेट करेंगे। ये CGST के अकॉर्डिंग है लेट फीस और सेम एस GST UT GST के अकॉर्डिंग 100 पर डे फॉर डिले पीरियड। जितने भी आपके डिले के डे होंगे ना, जब आप लायबल दे और उसके बाद जितने दिन भी डिले करोगे, ₹100 पर डे या ₹5000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है। अब इन्होंने इसमें क्या चेंज किया है, इन्होंने ना ऐसे जो ₹5000 की लिमिट है ना उसको अलग अलग पर्सन के लिए अलग कर दिया है। कैसे अभी पढ़ते हैं, सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट स्टिपुलेट ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग बाय देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। चाहे आपने GSTR 1 नहीं फाइल किया, चाहे आपने GSTR 3B आपने फाइल नहीं किया, रिटर्न इंक्लूडिंग रिटर्न अंडर QRMP 39 सेक्शन के अंडर है 3B, ये है GSTR 1। और इसके अलावा फाइनल रिटर्न। एन इक्वल अमाउंट of late fees is payable by such person under the respective SGST UT GST Act as well। वो पता है जो CGST के अकॉर्डिंग लगता है उतना ही SGST UT GST के अकॉर्डिंग लगता है। The late fee can be waived off partially or fully by central government
Consequently, since the inception of GST law, late fees is being regularly waived off by the central government, either partly or fully. बच्चों, जब से हमारा एक्ट आया है ना जीएसटी, गवर्नमेंट ने बड़ी बार क्या किया है, लेट फीस को या तो पूरी तरह से छोड़ दिया है या बहुत कम लिया है। जैसे मान लो 100 रुपए पर डे है, गवर्नमेंट ने कर दिया उसको 25 रुपए पर डे, 10 रुपीज पर डे, ताकि लोगों को कम से कम बर्डन। लेकिन हम लोगों को पढ़ना वही है जो नॉर्मल कंसेप्ट है। अब इन्होंने किया क्या है इस बार से, from the tax period June 2021 onwards for quarter ending June 2021 or financial year 2021 onwards, as the case may be, late fee for delayed filing of form GSTR1, GSTR3B, GSTR4 has been rationalized as follows। तो कैसे rationalize किया है ध्यान देना। For delay filing of GSTR1, GSTR3B, अभी 4 का नीचे आएगा। Total amount of late fee payable under Section 47 of CGST Act from June 2021, quarter ending June 2021 onwards, by the registered person who failed to furnish GSTR1 or form GSTR3B by the due date shall be as follows। तो उसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। पहले अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका उस पीरियड में जिसमें उस पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो उस पर्सन का आउटवर्ड सप्लाई नील है, उसका GSTR3B के अकॉर्डिंग टैक्स नील है, और उस केस में वो डिले कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है जो 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी है ना, उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, 250 CGST एक्ट के अकॉर्डिंग और 250 ही SGST UTGST एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो 5-5 हजार की लिमिट थी उसको घटाकर कितना कर दिया, 250 250। किन लोगों के लिए, जिनका उस पीरियड में जिसमें उन्होंने डिले किया है आउटवर्ड सप्लाई भी नील है और टैक्स पेबल भी नील आ रहा है। उसके बाद वो पर्सन आ गए बच्चों रजिस्टर्ड जो फर्स्ट के अलावा हैं, जिनका टैक्स बनता है। तो उस केस में देखा गया कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर का 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये जो अमाउंट 5,000 है उसकी जगह अमाउंट को कर दिया 1,000 रुपए CGST, 1,000 रुपए SGST, मतलब 100 रुपए पर डे के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन वो अमाउंट किसी भी केस में इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। 1,000 जहां 5-5 हजार था। और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ऐसे लिख रखा है 5 करोड़ और मोर, उससे तो कम एग्रीगेट टर्नओवर, वो जो पर्सन की बात कर रहे हैं, और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में ये जो लिमिट 5,000 की है वो 2525 हो गई। जो 5-5 हजार की है उसकी जगह कितनी हो गई, 2500। और जो 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले लोग हैं, मतलब एक तरह से रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में है वो नील वाले, सेकंड में है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, लेकिन जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है, गवर्नमेंट कहते हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। उनकी लेट फीस वही है 10,000, 5,000 CGST के अकॉर्डिंग और 5,000 SGST के अकॉर्डिंग। मतलब 100 रुपए पर डे के हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन वो किसी भी केस में यहाँ पर 5,000, ऊपर वाले केसेस में आपको बता दिया 2500, 1,000 या 250 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे नेक्स्ट है बच्चों फॉर डिले फाइलिंग ऑफ GSTR4। इसमें पहले GSTR4 के लिए अलग से कुछ नहीं है, वही नॉर्मल प्रोविजन है, 100 रुपए पर डे या फिर 5,000 रुपए। अब इन्होंने उसके लिए क्या किया, GSTR4 कंपोजिशन सप्लायर के लिए होती है। Total amount of late fee payable under Section 47 of CGST Act from financial year 21-22 onward by the registered person composition taxpayer who failed to furnish GSTR4 by due date shall be as follows। तो क्या है उसका क्राइटेरिया, अगर वो पर्सन का टैक्स पेबल नील है, अगर उसका टोटल टैक्स पेबल, क्योंकि GSTR4 ना एनुअली भरी जाती है, तो उस फाइनेंशियल ईयर का उसका कोई टैक्स ही नहीं बन रहा था, तो अगर उसका टोटल टैक्स पेबल नील है तो 250 रुपए CGST, 250 रुपए SGST, ये मैक्सिमम लिमिट है। और अगर इसके अलावा वाले हो गए तो उनके लिए भी 1,000 रुपए CGST एक्ट के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए से ज्यादा की लेट फीस नहीं लगेगी, सेम SGST एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जो 5-5 हजार लगती थी उसको कम करके 1,000 कर दिया, और जिनकी नील है टैक्स पेबल उनके लिए 250। सेकेंड है बच्चों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद सेक्शन 44। बच्चों सिंपल से वे में समझाता हूं, अगर एक पर्सन बच्चों मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, जैसे मान लो मैं अपनी मंथली रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है आपको अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है,
तो नो डाउट 12 महीनों में मैंने जो टर्नओवर दिखाई, जो परचेज दिखाई एनुअल में, उसी का तो क्यूमुलेट होना चाहिए। मान लो वो मिसमैच कर रही है, तो मुझे क्या भी बनानी पड़ेगी, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ताकि गवर्नमेंट देख सके कि इसका क्यों डिफरेंस आ रहा है। अब पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को ना गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, उनसे आपको क्या कराना पड़ता था, ऑडिट। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड दे दो, आप अपनी क्या दे दो, सेल्फ अटेस्टेड। देखो क्या कहता है, with effect from on 1st August 2021, Section 44 of CGST Act 2017 has been substituted by the Finance Act 2021 so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by a specified professional and to provide for filing of annual return on self-certification basis. It further provides for commissioner to exempt a class of taxpayer from requirement of filing द एनुअल रिटर्न। तो कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइल करने से क्या कर सकता है, एग्जम्पशन दे सकता है। सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 44 रीड्स एज फॉलोज, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हम ऐसे ही पढ़ के आए हैं, अदर देन, एक तो एनुअल रिटर्न किसको नहीं भरनी पड़ती, आईएसडी को। दूसरा, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिनको टीडीएस काटना होता है। इसके अलावा इको, इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, इन पांचों को क्या नहीं फाइल करना पड़ता, एनुअल रिटर्न। अब जिसको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना, उसको रिकंसिलेशन किस लिए चाहिए, रिकंसिलेशन तो सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए है कि जो मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भरी है और जो एनुअल रिटर्न भरी है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको शो करो उसमें। सेल्फ फर्निश्ड एन एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट reconciling the value of supply declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form and in such manner as may be prescribed। कुल मिलाकर उनको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देनी पड़ती थी। वो पहले क्या था कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से ऑडिट करानी पड़ती थी, अब क्या है, सेल्फ सर्टिफाइड। सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें आप कह रहे हो कि ये सही है, बस आपको किसी से उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। ये हमने पढ़ ही रखा है, इनको तो एग्जेम्प्ट ही कर रखा है। आईएसडी, गवर्नमेंट कंपनियां जिनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग टीडीएस काटने के लिए हुआ है, इको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, इन पांचों को क्या नहीं फाइल करना पड़ता, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत कैसे हो गई। आगे बढ़े बच्चों, फर्दर नथिंग कंटेन सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट। हालांकि ये जो अभी बात की है, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अभी भी ऑडिटेड होंगी, और वो किसके थ्रू ऑडिटेड होंगी, सीएजी के थ्रू। whose books of account are subject to audit by CAG, Comptroller and Auditor General of India, or an auditor appointed for auditing the accounts of local authority under any law for the time being in force। मतलब गवर्नमेंट को ये छूट नहीं मिली। बाकियों के केस में कह रखा है कि उनको जो ऑडिटेड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देनी पड़ी थी, उसकी जगह सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। बस बच्चों, इसके साथ ही हमारी अमेंडमेंट कंप्लीट, और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो स्टैट्यूटरी अपडेट में दे रखा था वो सब हमारा हो गया। बाय बच्चों।